हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम अस्वार। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन है। इससे पहले भी मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन आंसर अपलोड किए हैं जो कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन थे, बट ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। यानी आपको कंपेयर करनी है, क्या कंपेयर करनी है? प्रॉपर्टीज कंपेयर करनी है। किस चीज़ की कंपेयर करनी है? इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की एंड न्यूट्रॉन्स की। यानी इन तीनों की आपको प्रॉपर्टी एक दूसरे से कंपेयर करनी है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें फर्स्ट लिखा है नेगेटिवली चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर आप भूल जाओ कि ये नेगेटिवली है, पॉजिटिवली है, या नो चार्ज है, या दोनों चार्ज है, आप भूल जाओ तो आपको इसका एक सिंबल भी याद होगा। किसका? इलेक्ट्रॉन को। कि हम इलेक्ट्रॉन को और क्या लिखते हैं? हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ई ऊपर माइनस। इसका मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्या है? नेगेटिवली। तो यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। सेकंड क्या है इसकी प्रॉपर्टी? मास इज नेग्लिजिबल। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? थर्ड प्रॉपर्टी है गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ये अट्रैक्ट होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है, खींचता है किसके तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस मतलब इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन होती है, मतलब ये कहाँ पे रहता है? ये आउटसाइड द न्यूक्लियस पे रहता है, यानी न्यूक्लियस के बाहर को रहता है। ठीक है। तो ये तो प्रॉपर्टी हुई इलेक्ट्रॉन्स की। अब बारी आई प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टी की। तो जो प्रोटॉन्स होता है वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। यानी प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस जो प्रोटॉन की जो मास होती है वो होती है 1 एटॉमिक मास यूनिट। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। यानी इसकी मास क्या होती है? 1 AMU होती है। थर्ड क्या है इसकी प्रॉपर्टी? गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स माइनस चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है। ठीक है। प्रोटॉन का सिंबल जो होता है वो तो प्लस होता है, मगर वो अट्रैक्ट होता है उसके अपोजिट यानी नेगेटिव चार्ज से। और फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यानी प्रोटॉन की जो लोकेशन होती है वो कहाँ होती है? न्यूक्लियस में होती है। ठीक है। अब आई थर्ड है न्यूट्रॉन। तो हमें न्यूट्रॉन का भी कंपेयर करना है प्रॉपर्टीज। तो न्यूट्रॉन नो चार्ज, यानी न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अरे क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो न्यूट्रल है वो क्या होता है? जीरो होता है। और न्यूट्रॉन की मास यूनिट क्या होती है? न्यूट्रॉन की मास यूनिट होती है 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। अब उसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन की वो क्या है? डोंट गेट अट्रैक्ट एज दे आर न्यूट्रल। और वो कहीं भी अट्रैक्ट नहीं होता, वो सिर्फ न्यूट्रल रहता है। कौन किसकी बात कर रहे हैं हम? न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। फोर्थ क्या है? उसकी लोकेशन क्या होती है? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी एटम के बीचों बीच प्रेजेंट होता है। यानी जो न्यूट्रॉन की जो लोकेशन होती है वो कहाँ होती है? न्यूक्लियस में होती है। तो ये है 4 प्रॉपर्टी किसकी? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब है हम बढ़ते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। यानी आपको क्या बताना है? आपको जे थॉमसन के मॉडल की क्या लिमिटेशन थी वो आपको बतानी। तो फर्स्ट देखो इसकी क्या लिमिटेशन थी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय रदरफोर्ड। मतलब जो ये जे थॉमसन थे, इन थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम रदरफोर्ड द्वारा किए गए स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसकी व्याख्या वो नहीं कर पाया। तो एक लिमिटेशन ये हो गया। सेकेंड है इट डिड नॉट हैव एनी एक्सपेरिमेंट सपोर्ट। और दूसरा ये हो गया कि दूसरा उनके पास कोई भी एक्सपेरिमेंट सपोर्ट नहीं था। तो एक लिमिटेशन उनका ये भी हो गया। किसका? जे थॉमसन का। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, मॉडल ऑफ एटम, उसकी क्या लिमिटेशन थी, उसकी क्या सीमाएं हैं, आपको ये बतानी है। तो फर्स्ट क्या थी?
इट फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड की जो उन्होंने जो एक्सप्लेन किया था मॉडल ऑफ एटम को, वो उन्होंने सही तो एक्सप्लेन किया था, बट उनकी जो कमियां थी, जो उनके ड्रॉबैक्स थे, वो ड्रॉबैक्स क्या थे कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में वो फेल हो गए। कौन? रदरफोर्ड। तो एक लिमिटेशन तो ये हो गई। दूसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम। और रदरफोर्ड की दूसरी लिमिटेशन ये हो गई कि ये हाइड्रोजन और अदर एटम और दूसरे एटम के स्पेक्ट्रम की को भी उसके भी एक्सप्लेन करना उनको नहीं आया। यानी इन दोनों चीज़ों में वो क्या है, ये इन दोनों चीज़ों की क्या है, ये इनकी लिमिटेशन है। तो वो एक तो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए रदरफोर्ड, दूसरे वो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन और या अदर एटम के को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कौन? रदरफोर्ड। ठीक है। और रदरफोर्ड के बाद कौन आए थे? बोर्स आए थे, जिन्होंने स्टेबिलिटी जो एटम की होती है उसको उन्होंने क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब बारी आई क्वेश्चन नंबर 4 की। 4th में पूछा गया है डिस्क्राइब द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। यानी आपको बोर्स के मॉडल ऑफ एटम को की व्याख्या करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं पॉइंट्स पहले पढ़ देती हूँ। पॉइंट्स में ये लिखा है कि एटम है, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है एटम हैज़ न्यूक्लियस इन द सेंटर। सेकंड में लिखा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। थर्ड में लिखा है सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउडेड inside the atom. Fourth में लिखा है while revolving in discrete orbit the electron do not radiate energy. Fifth में लिखा है these orbit or shells are called energy level 3. And sixth है these orbit or shells are represented by the letters K, L, M, N or the number N 1, 2, 3 and 4. तो बोर्स का मॉडल पढ़ते हैं, उसका एक्सप्लेन करते हैं। जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड ने, अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि रदरफोर्ड क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए? एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, इसलिए वो फेल हो चुके थे उस चीज़ में। तो बोर्स ने क्या, जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो सही था, पर कुछ ड्रॉबैक थे, वो गलत सही से नहीं बता पाए। फिर आए कौन? बोर्स। उन्होंने बताया जो रदरफोर्ड बोल रहे हैं वो कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट कुछ चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए वो गलत साबित हो गए। बट उसका जो एक्सप्लेन करना है वो कौन करेगा? मैं करूँगा, यानी बोर्स करेंगे। तो बोर्स ने एटॉमिक मॉडल में बताया कि एटम के बीचों बीच एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट में। किस में प्रेजेंट होते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट में। यानी कि एटम में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में अराउंड डिस्क्रीट ऑर्बिट प्रेजेंट है और इस डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये डायग्राम है। तो मैंने क्या बताया कि बीचों बीच क्या होगा? बीचों बीच होगा न्यूक्लियस। क्या होगा? बीचों बीच क्या होगा? न्यूक्लियस। ये है बीचों बीच न्यूक्लियस। ठीक है। फिर क्या होगा? फिर कौन सा शेल आएगा? फिर शेल आएगा के शेल। ठीक है। फिर कौन सा शेल आएगा? फिर आएगा एल शेल। ये एल शेल है। फिर कौन सा शेल है? एम शेल। ठीक है। फिर इसके ऊपर कौन सा शेल आएगा? उसके ऊपर आएगा एन शेल। ठीक है। ये था इसका डायग्राम। क्या बोला मैंने? बीच में कौन सा है? न्यूक्लियस। फिर कौन सा शेल है? के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। डिस्क्रीट ऑर्बिट की बात की थी मैंने। तो डिस्क्रीट ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग। तो ये ऑर्बिट अलग अलग क्यों है? क्योंकि हम इन ऑर्बिट को अलग अलग बोल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हर एक ऑर्बिट का अपना एक रेडियस होता है और अपना एक एनर्जी लेवल होता है। ठीक है। इसीलिए हम ऑर्बिट को अलग अलग बोल रहे हैं। तो बोर्स ने बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डेफिनेटली
प्रेजेंट होते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड डिस्क्रीट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनके पास अपना एक रेडियस होता है और अपना एक एनर्जी लेवल होता है। इसीलिए हमें इसे एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रहते हैं एनर्जी लेवल में। जो इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रॉनिक शेल में रह रहा है उस एनर्जी की शेल को एनर्जी प्रोसेस करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अराउंड कितना भी घूम ले उसकी एनर्जी लूज नहीं होगी। ठीक है, रदरफोर्ड ने ये नहीं बता पा रहे थे कि एटम की स्टेबिलिटी क्यों जा रही थी, ये इसी को बताने में वो फेल हो रहे थे रदरफोर्ड, तो वो ये नहीं बता रहे थे, क्यों नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, तो उसका जो आंसर दिया बोर्स ने वो क्या दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गोल गोल घूमते हैं, अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, और अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि एनर्जी लूज करते करते वो न्यूक्लियस के ऊपर ही आके कोलैप्स हो गया और एटम अनस्टेबल हो गया। तो ये चीज़ नील्स बोर्स ने बताई, किसमें, अपने एटम्स में। बोर्स ने इस एनर्जी शेल का नाम भी दिया था। तो न्यूक्लियस के सबसे जो पास वाला जो शेल का नाम क्या रखा था, के शेल रखा था। सेकंड वाले शेल का नाम क्या रखा था, एल शेल रखा है। थर्ड वाले शेल का क्या नाम रखा था, एम शेल रखा था। और फोर्थ वाले शेल का नाम रखा उन्होंने एन शेल नाम रखा था। ठीक है, शेल को नंबर भी दिए, क्या दिए, नंबर भी दिए। तो ये जो डायग्राम है ना, इन्हीं में उन्होंने नंबर दिए। ठीक है, तो जैसे जो के शेल था उस के शेल का उन्होंने नंबर क्या दिया, उस के शेल का उन्होंने नंबर दिया 1। एल शेल का नंबर दिया उन्होंने 2। एम शेल का नंबर दिया 3, और लास्ट जो शेल था, फोर्थ वाला शेल था, उसको नंबर दिया 4। ठीक है, यानी कि उसका ऑर्बिट नंबर 1 था, यानी 1। सेकंड वाले शेल का नंबर 2 दिया गया था, थर्ड वाले शेल को नंबर 3 दिया गया था, और फोर्थ वाला शेल यानी जो एन शेल था उसको 4 नंबर दिया। यानी नामकरण भी हो गया और बोर्स ने उनको नंबर भी दे दिए। तो ये थी एटम की स्टेबिलिटी, जो कौन नहीं बता पाए, रदरफोर्ड ने बता पाए, और बोर्स ने उसको एक्सप्लेन अच्छी तरीके से करा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आगे अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे, अभी ये सीरीज़ वाइज चलेगी क्योंकि क्वेश्चन आंसर थोड़े बड़े हैं, लंबे हैं, ज़्यादा हैं। तो थैंक यू।